हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और इस पूरे कोरोना क्राइसिस के दौर में कुछ खास बातचीत जो है वो मैं लगातार करने की कोशिश कर रहा हूं। मकसद है गंभीर चर्चा करने का और पूरे देश को साथ मिलकर समझने का कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं और इसके आगे के रास्ते क्या है। कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत ही प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट अरविंद पानीग्राही साहब से बात की थी जो न्यूयॉर्क में थे उस समय। उन्होंने बताया कि कैसे ये देश अगर इस समस्या से बाहर निकलता है तो एक समय में 2021 के सेकेंड हाफ में 7% ग्रोथ तक हासिल कर सकता है। आज भी एक बहुत खास मेहमान है मेरे साथ, कांग्रेस की पॉलिटिक्स के बहुत ही लोकप्रिय और युवा चेहरा, लेकिन इस वक्त उनको भी पता होगा बहुत अच्छी तरह से कि जिस कुर्सी पर वो काबिज है उसकी चुनौतियां क्या हैं, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। मैं बात कर रहा हूं सचिन पायलट की। आप सब जानते हैं बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, वो कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त राजस्थान के। लेकिन हर राज्य अपने तरीके से कोरोना को लेकर अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। थोड़ा सा हमेशा की तरह पॉलिटिकल इकोनॉमी, आर्थिक विषयों पर भी हम ध्यान देंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, सालों से कह रहा हूं कि ये कोई बड़ा हवा नहीं है, ये सीधे आपकी हमारी जिंदगी पर असर डालता है। सचिन खुद एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हम चाहेंगे कि वो समझाएं कि उनके स्टेट के लिए आगे का रोड मैप कोरोना क्राइसिस को देखते हुए क्या है। सचिन, सीधा और लाजमी मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि अभी तक की तस्वीर को देखते हुए आप लोग लगातार प्राइम मिनिस्टर से भी चर्चा कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान क्या कोई बन सकता है या बनाया गया है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से? अभिज्ञान जी, सबसे पहला इशू तो है कि हमें आज उस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा जब हम सेफली कह सकें कि कोविड-19 को हम लोग कंटेन कर चुके हैं। आज मैं मानता हूं कि हम उस पीक पर नहीं पहुंचे हैं। पीक मुझे लगता है अभी थोड़ा दूर है, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ राजस्थान में लेकिन देश भर में। तो पहला तो है इसको कंटेन करने का, इसके डैमेज को लिमिट करने का, और जो ह्यूमन कॉस्ट है, जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो लोगों की जिंदगी बचाने का काम है, वो नंबर 1 प्रायोरिटी सब लोगों की होनी चाहिए। साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था है जो लगभग ठप हो चुकी है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए भी हम लोगों को एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म सोच रखनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि 83% इस देश का जो लेबर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जब रिट्रेंचमेंट के बाद दोबारा इकोनॉमी खड़ी होगी तो लोगों को रीहायर करने के लिए बहुत आसानी रहती है, क्योंकि जो अनस्किल्ड लेबर है या जो डेली वेजर है उसको निकालना आसान है, लेकिन वापस लेना भी आसान है। तो जब हमारी इकोनॉमी दोबारा वापस पटरी पर आएगी तो हम दोबारा से इन करोड़ों लोगों को दोबारा रोजगार दे सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ बदलेगा दुनिया में और देश के अंदर। जो जियोपॉलिटिक्स है, जो अंतर्राष्ट्रीय सेंटिमेंट्स हैं, जो ट्रेड फ्लोज हैं, जो इन्वेस्टमेंट साइकिल्स हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं एफडीआई की, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। चीन का क्या रोल रहा नहीं रहा दुनिया उसको जज करेगी, लेकिन उसका जो एक परिणाम निकल कर आएगा उसका मैं समझता हूं कि हमारा देश और राजस्थान, हम सब लोग इस स्थिति में हैं कि उसका हम पॉलिटिकली एक इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदलते हुए इसको एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकें, और उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हमें अपनी इकोनॉमी को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए जो हमारा कोर स्ट्रक्चर है, जो फार्मिंग है, जो इंडस्ट्री है, उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और हम लोग राजस्थान के अंदर पूरी तरह तैयार हैं। हमारा जो एक लॉकडाउन है वो एक मॉडिफाइड लॉकडाउन है। कृषि के कामों में छूट दी गई है, मंडियां खुली हुई हैं, और हमारी सप्लाई चेन्स अनब्रोकन रहे, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपने बहुत साल और वक्त गुजारा राजस्थान में जमीन पर काम करने का, और हमेशा मैंने इस बात के लिए आपकी तारीफ की है कि एक पॉलिटिशियन के तौर पर आप जमीन पर गए अच्छे से। अब आप राजस्थान को समझने लगे। धारणा यह है अभी भी इस बीमारी के बारे में, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं धारणा, जिसे अंग्रेजी में हम परसेप्शन कहते, कि ये शहरी है। अगर ये गांव तक पहुंच गई तो जो कंटेनमेंट का पॉइंट आपने रखा है किसी तरह से नियंत्रित करने का, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
क्या आपको लगता है आपके लिए, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं आप जमीन से जुड़े हैं, राजस्थान की जमीन को आप जानते हैं, आपने काम किया है वहां पर, क्या आपको लगता है इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट, सबसे बड़ा खतरा आपका यही है? अभी तक जो केसेस हैं विकास जी, मैक्सिमम जो हॉटस्पॉट्स हैं वो अर्बन एरियाज में हैं, शहरों के अंदर हैं, जिला मुख्यालयों के अंदर हैं। गांवों तक अभी इन्फेक्शन नहीं पहुंचा। उसकी बहुत सारी वजह है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन ये बात भी है कि हमने जो राजस्थान में 46,000 गांव हैं, गांवों को सुरक्षित, स्वस्थ और प्रोटेक्टेड रखने के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया है। और देश भर में भी जो रेड जोन्स हैं, जो मैक्सिमम इन्फेक्शन हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अर्बन सेंटर्स में है, दिल्ली है, मुंबई है, इंदौर है, जयपुर है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं अभी बचे हुए हैं। लेकिन हमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि ये गांव तक नहीं पहुंच सकता। तो गांव का जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शहरों से भी वीक है। तो अगर ये कम्युनिटी में, गांव में पहुंच गया तो हिंदुस्तान वो रिस्क नहीं उठा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको लिमिट करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे राजस्थान में हमने लगभग 40 जगहों पर कर्फ्यू लगाया हुआ है। हमने पूरा लॉकडाउन किया हुआ है जो हॉटस्पॉट्स हैं, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मैपिंग, टेस्टिंग और इलाज करने के बाद हम लोगों को ठीक भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी चिंता इसी की है कि अभी हम लोगों ने टेस्टिंग जो है वो नाकाफी है। जितना टेस्ट देश में करना चाहिए हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बाकी राज्य भी और टेस्ट करेंगे। और इसमें अभी यहाँ चक्कर क्या है कि एक तरह का एक स्टिग्मा लग गया है कि अगर किसी को कोविड-19 है वो बहुत जैसे एक नकारात्मक इसकी छवि बन गई है। ये एक आम बीमारी है, किसी को हो सकती है। अगर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को हो सकती है तो किसी को भी हो सकती है। इसलिए इस स्टिग्मा को हमें हटाना पड़ेगा ताकि लोग वॉलंटरीली आकर अपने आप को टेस्ट कराएं। तो ये समय है कि हम सब आकर मिलकर इस चुनौती का सामना करें, और अगर हम संयम रखेंगे, हम लोग एकजुट रहेंगे, ताकतवर बनकर रहेंगे, तो उसको हम निश्चित रूप से हराएंगे। डिविजिव पॉलिटिक्स के पॉइंट पर मैं आपके पास बाद में आऊंगा, लेकिन दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। राजस्थान आप लोगों ने जो किया था शुरुआती राज्यों में है, जिसने बात की कि जो श्रमिक आपके यहाँ काम करते हैं वो अपने घरों में वापस पहुंचे। फिर अभी हाल में आप लोगों की प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। अब जैसे ही आपने इस प्रोसेस को शुरू किया है, 6,35,000 लोग जो है उसमें रजिस्टर हो गए, यानी कि वो वापस जाना चाहते हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकली बताइए कि आप लोग इसमें क्या कर पाएंगे। ये तो यकीनन तय है कि इसमें आपको केंद्र सरकार की मदद चाहिए होगी, लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से क्या कर पा रही है कि ये लोग महफूज, सुरक्षित, बगैर इन्फेक्टेड हुए अपने घर पहुंच जाएं? आसान नहीं है, और 40 दिन के बाद हर कोई व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है। उनकी भावना को हम सब समझ सकते हैं, इसीलिए सब सरकारें मिलकर कोशिश कर रही हैं कि लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। इसमें मैं समझता हूँ स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बहुत जरूरी है, और जो कोई भी बाहर राज्यों से आएगा उसको थोड़े दिन क्वारंटाइन करके रखना पड़ेगा ताकि उसको चेकिंग कराई जा सके। बिकॉज हम नहीं चाहते कि जो लोग वापस प्रदेश में आए और कभी लोग अफवाह फैला देते हैं, रूमर मॉन्गरिंग कर देते हैं, तो उसका शिकार वो लोग ना हो। इसके लिए हम प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को और आम जन को बड़ा 6,35,000 सावधानी से। लोगों ने अभी तक रजिस्टर किया है सचिन जी। सचिन, जो 6,35,000 लोगों ने अभी तक रजिस्टर किया है जो जाना चाहते हैं, अब आपको उनके लिए कुछ ना कुछ, चाहे बसों की सुविधाएं हैं, केंद्र से आपको स्वाभाविक है कि ट्रेन की सुविधाओं की मदद केंद्र से आपको मिलेगी, तो अभी तक आप क्या ऑर्गेनाइज कर पाए? क्योंकि ये तो बात सच है ना, लोग पैदल चल के इस तरह से तो नहीं पहुंच सकते जहां से वो वापस जाना चाहते हैं। भावना आप भी समझ रहे हैं, 40 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो ये बहुत बड़ी संख्या है, 6.25 लाख, 6.5 लाख लोग के करीब बहुत बड़ी संख्या है। इनके लिए अभी तक क्या अरेंजमेंट हो पाया है इनको वापस भेजने के लिए? मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या जो है ये बिना रेलवेज के लाना संभव नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है केंद्र सरकार को कि रेलवे का पॉइंट टू पॉइंट स्पेशल ट्रेन का अरेंज करें, ताकि उसमें सैनिटाइज कर सोशली डिस्टेंस मेंटेन कर लोगों को हम ले जाएं। जो आसपास के राज्य हैं वहां पर हम बसों का प्रयोग भी करेंगे। सचिन, अब आते हैं जरा इकोनॉमी के पॉइंट पर। मैंने जैसे आपके इंट्रोडक्शन में कहा, आप खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बरसों से आप जानते हैं मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पे काम कर रहा हूं। थोड़े दिनों पहले मैं न्यूयॉर्क से अरविंद पानीग्राही से बात कर रहा था। अच्छी बातें हैं भविष्य के रिवाइवल को देखते हुए, लेकिन दो तीन चीजें बहुत कड़वी सच्चाई है। पहली बात की आर्थिक मंदी कोरोना से पहले भी थी, तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी बहुत तेजी से भाग रही थी। ये सारी चीजों को अब एक ब्रेक लगा है
एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। आप लोग राज्य के तौर पर इसको कैसे हैंडल करेंगे? जो सवाल मैंने किसी इकोनॉमिस्ट से पूछा कि भाई आप कैसे भारत इसकी कीमत अदा करेगा, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि एक इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, इसकी एक इकोनॉमिक प्राइस होगा। आप लोग इसको कैसे अदा करेंगे? क्योंकि आपके रेवेन्यूज गिरना शुरू हो चुके हैं, स्वाभाविक है। टूरिज्म जैसी इंडस्ट्रीज पर आप बहुत बड़ा आपका एक फोकस था, आपकी निर्भरता थी, वो सब नीचे आए हैं। तो एक राज्य के तौर पर आप कैसे इसको हैंडल करेंगे? कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों ने सोचे हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से, तो मुझे बताइए। इसमें दो तीन बातें हैं अम्बिका जी। पहली बात तो इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, लेकिन एकदम से होगा मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो कोर सेक्टर है, चाहे वो माइनिंग है, टेक्सटाइल्स है, टूरिज्म है, वो बुरी तरह प्रभावित है। और ये बात सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे देश में लगभग हर स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज लगभग खत्म हो गए हैं। एक तरफ हम लोगों को हॉस्पिटल बेड्स चाहिए, पीपी किट्स चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है ताकि लोगों को हम इलाज उनका करा सकें। दूसरी तरफ आमदनी खत्म हो गई है। इसलिए मैंने पहले से कहा कि केंद्र सरकार को स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग करनी पड़ेगी फॉर द शॉर्ट टर्म। हमारा जो लोन टेकिंग कैपेसिटी है उसको थोड़ा और रिलैक्स करना पड़ेगा, और जो FRBM एक्ट है उसमें संशोधन कर कर हमें उसको एक्सेप्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है। ये कोई रोजमर्रा का फिजिकल अप एंड डाउन नहीं हो रहा है देश के दुनिया के अंदर। तो उस मैक्रो लेवल पर केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। अभी तक जो स्टिमुलस पैकेज दिया है वो बिल्कुल नाकाफी है। आप हमसे पूछ रहे हैं कि रिवाइवल के लिए स्टेट्स क्या क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि जो हमारे कोर स्ट्रेंथ है उस पर काम करना पड़ेगा। एक्साइज रेवेन्यू लगभग समाप्त हो चुका है, जो GST का हमको रिफंड मिलना था वो मिला नहीं है, और जो कंजम्पशन होता है पेट्रोल का, तेल का, डीजल का, वो भी लगभग समाप्त है। तो आमदनी के स्रोत बिल्कुल समाप्त हो गए। आप कल्पना कीजिए एक राज्य या कोई संस्था हो जिसमें खर्चे तो लगातार बढ़ रहे हैं, बल्कि महामारी की वजह से दुगने हो गए हैं, और आमदनी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो हमें अपने लोगों को, उनका पेट भी भरना है, उनको स्वस्थ भी रखना है, सुरक्षित भी रखना है। इसलिए रिवाइवल के लिए जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है, हमारी शुरू से रही राजस्थान की, हम उसमें चाहे जैसे मैंने कहा माइनिंग है, टेक्सटाइल है, लेबर इंटेंसिव यूनिट्स हैं, उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन जब तक लॉकडाउन पूरी तरह खत्म नहीं होगा, हम उन इंडस्ट्री को रिवाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जो MSMEs हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो घर बैठे काम हो सकता है, जिसमें रेवेन्यू जनरेशन के लिए आप लोगों को लॉकडाउन की पालना को तोड़ना नहीं है, उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। और हमें लगता है कि अगर गवर्नमेंट फिजिकली प्रूडेंट कुछ कदम उठाएं, और हम लोग अपनी जो काबिलियत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा दुनिया में उथल पुथल होगी, वो जगह जब खाली होगी उस जगह को भरने के लिए कौन आएगा? तो प्रतिस्पर्धा का दौर बनेगा कोरोना खत्म होने के बाद। उस प्रतिस्पर्धा में भारत कहाँ खड़ा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत के अंदर अलग अलग राज्य भी कंपटीशन करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस चैलेंज को हम एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या यंग है, पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, और दुनिया में जब इतना कुछ चेंज होगा जियोपॉलिटिकली, जब लैंडस्केप बदलेगा, उसमें अगर भारत और हम सब एंटरप्रेन्योर्स, कंपनीज, गवर्नमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, अगर हम सही अपना गेम प्ले करेंगे, मुझे लगता है इसमें हम लोग काफी बढ़त पा सकते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को कंसेशंस देने पड़ेंगे, सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, रियायत देनी पड़ेगी, तभी हम रिवाइव कर पाएंगे। आप इट इज नॉट अ नॉर्मल डे जैसा पहले था 3 महीने पहले, वैसा नहीं है। पूरा दुनिया बदल गई है, तो देश को साथ में उसको बदलना पड़ेगा। आपने कहा कि केंद्र सरकार को रियायतें देनी पड़ेंगी, कंसेशंस देने पड़ेंगे, समझ में आता है। अब जरा जियोपॉलिटिकल रियलिटी की बात करें। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, अपने कॉलम्स के थ्रू भी कह रहा हूं कि ठीक है, दुनिया में आज ये गुस्सा है चाइना के खिलाफ। तमाम लोग दुनिया में, अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अगर चाइना का रिजेक्शन होता है, खासतौर पर मैंने बार बार कहा मैन्युफैक्चरिंग को देखते हुए, ये बात आप खुद भी रख रहे हैं कि हिंदुस्तान के पास इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इतना बड़ा स्किल क्लास है कि वो उससे फायदा ले सकता है। लेकिन सचिन पायलट, कड़वी सच्चाई ये भी है कि निवेश सामाजिक तनाव की स्थितियों में नहीं होता है। अगर ये सब धारणाएं वैसी ही बनी रहेंगी तो निवेश होना भी मुश्किल होगा। निवेश होने के लिए राइट एनवायरनमेंट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ये बात मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता यह हकीकत है? हाँ, हमारे पास क्षमता है। हाँ, हमने देखा है आईटी जैसे सेक्टर्स हमारे दिमाग ने कैसे पैदा किए, जिसमें शुरुआती कोई सरकारी सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन साथ में हम माहौल वो प्रोवाइड कर पाएंगे कि कल को दुनिया चाइना को रिजेक्ट करे और हमारे पास आए।
करना पड़ेगा, हम लोगों को वो सब कुछ करना पड़ेगा। माहौल को बिल्कुल नॉर्मल करना पड़ेगा, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा। और सामाजिक जो हमारा ताना बाना है, अगर उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपने पोटेंशियल को रीच नहीं कर सकते हैं। लोग चीन में इन्वेस्ट करते थे, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रूल ऑफ लॉ कम है, फिर भी वहां पर लोग इन्वेस्ट करते थे क्योंकि उनको रिटर्न मिलता था। ये आप कह रहे हैं अभी, मैं इस बात को मानता हूं कि चाइना के खिलाफ एक सेंटिमेंट दुनिया में है और काफी देश और कंपनीज वहां से शायद अपना काम उठाकर कहीं और लेकर जाएंगे। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ मूविंग है, और इतना आसान नहीं होगा उन कॉम्पिटेंसीज को हम रिक्रिएट कर पाए अपने देश के अंदर, क्योंकि बहुत सारे विकल्प दुनिया के सामने हैं। तो वी हैव टू बी द बेस्ट अमंग सेकंड ऑप्शंस। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में मंदी हर जगह है, यूरोप में है, बाकी एशिया में है, और अमेरिका का भी अब मुझे लगता नहीं कि ग्रोथ उतनी हो पाएगी। वहाँ पे पहली बार 30 मिलियन लोगों ने बेरोजगारी के लिए रजिस्टर अपने आप को किया हुआ है। तो बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन क्योंकि हमारी इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रांग रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन यंग है, लार्जली इंग्लिश स्पीकिंग है, टेक्नोलॉजी में हम लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम अपने सोसाइटल इश्यूज को और जो एक दुनिया में छवि हमारी बनने जा रही है उसको अगर हम अच्छा बनाकर रखेंगे तो लोग हमें इन्वेस्ट इंडिया में अंदर करेंगे। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको कंटिन्यू करने के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। जो नेगेटिव खबरें आती हैं दुनिया की प्रेस में, हमारे यहाँ कभी कोई इंसिडेंट्स होते हैं, कम्युनल टेंशन होती हैं, उस पर बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा और केंद्र सरकार को, सब लोगों को बहुत मैं समझता हूँ केयरफुली उसको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो इतिहास काल से छवि रही है सब लोगों को साथ लेकर चलने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहे। एक आखिरी पॉइंट, देखिए सचिन, ये सब बातें कहने के लिए बड़े पॉलिटिकली करेक्ट होती है कि हाँ अच्छा माहौल बने, लेकिन हमको सबको पता है कि हिंदुस्तान में वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। आज मैं इस पर बात करने के लिए नहीं आया हूं और हम लोग इस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम्युनल स्ट्राइफ के एनवायरमेंट का जो माहौल होता है वो कोई निवेश की तस्वीर नहीं प्रस्तुत करता। हाल की कुछ रिसर्चेस में एक और बात मैंने बहुत बड़ी पाई, आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ताकतवर मुल्क हैं, जो बड़े देश हैं, और अमेरिका उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ये बहुत पैसा खर्च करते हैं पब्लिक हेल्थ पे। अगर इनके जीडीपी की हम तुलना करें उनके डिफेंस बजट से, हमारे यहां ये प्रतिशत बहुत कम है, मुश्किल से 1-1.25% है, जबकि ये डिफरेंस अमेरिका में जो इतनी बुरी तरह जूझ रहा है इस वक्त कोरोना से, बुरी तरह से मार खा रहा है कोरोना से, 14% से ज्यादा है। क्या आपको लगता है स्टेट्स को, और ये मैं जानबूझकर सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप एक यंग पॉलिटिशियन है, क्या स्टेट्स को अपनी पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी? क्या राजस्थान उसकी शुरुआत करेगा? हम लोगों ने अभिज्ञान जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ट्रेडिशनली भारत में हेल्थ पर हमने बहुत कम खर्च किया, और अभी भी हमारा टारगेट है कि हम जीडीपी का 2% खर्च करें, बहुत कम है। हमारे यहाँ बेड्स पर 1000 देखें तो मेरे ख्याल दुनिया में सबसे कम देशों में हमारी गिनती होगी। तो हम लोगों ने राजस्थान में सबक लिया है कि हम लोगों ने लैब्स इस्टेब्लिश किए हैं। जो हमारे एमएलए विकास निधि जो होती है, उसका अगले 2 साल का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, लैब टेस्टिंग हर जगह हम लोग करा रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस जो क्राइसिस आया है इससे हम भविष्य की तैयारी कर सकें, ताकि भविष्य में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारे को आए तो हमारा जो जिले का, ब्लॉक का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत हो कि हम उसका सामना कर सकें। क्योंकि वी मस्ट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। आज देश भर में हमारा जो स्पेंडिंग है हेल्थ केयर के ऊपर, वो ना, आपने जैसा कहा 1.5 है, वो कम से कम 4-5 गुना होना पड़ेगा। और अलग अलग स्टेट्स को, और मैं अंत में कहना चाहता हूँ विज्ञान, जिस दिन सरकारें बदली जाएंगी इस मुद्दे को लेकर कि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर नहीं आ रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टर ठीक नहीं है, इन मुद्दों पर जब सरकारें बनेंगी और बिगड़ेंगी, तब स्वाभाविक रूप से हर पॉलिटिकल पार्टी को उसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। ये जो बाकी हम बातें करते हैं, जाति की, बिरादरी की, वोट बैंक पॉलिटिक्स की, जज्बातों में बहकर लोग वोट डाल देते हैं। अगर मतदाता समझ लेगा कि आज भूगोल के सब्जेक्ट का पढ़ाने वाला 8वीं क्लास के टीचर नहीं आया था, मैं अपने एमएलए एमपी को वोट नहीं दूंगा, तो स्वाभाविक रूप से उस विधायक को, सांसद को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये एक सच्चाई है जो हम सब जागरूक लोगों को समझनी पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि नई जो पीढ़ी है, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या मतदाता हों, अपना ध्यान फोकस करें
बेसिक्स चीजों के ऊपर, कुपोषण है, मैलन्यूट्रिशन है, शिक्षा है, चिकित्सा है, अगर वो हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं सही क्वालिटी या सही मात्रा में, मैं समझता हूँ अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं हम लोग। सचिन पायलट हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन भारतीय राजनीति की कड़वी सच्चाई मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। अगर ये बदलती है, इसमें लोगों की सोच बदलती है और ये मुद्दे प्राथमिकता लेते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन ये सुनकर अच्छा लगा कि पब्लिक हेल्थ पर, सार्वजनिक लोगों के स्वास्थ्य पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो खर्च होना चाहिए, उस पर आपकी गवर्नमेंट ध्यान देगी, राजस्थान की गवर्नमेंट ध्यान देगी। ये सुनकर अच्छा लगा। क्या होता है तो मैं नहीं कह सकता, ट्रैक जरूर करूंगा। फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब समझते हैं कि आप सब लोगों के लिए आने वाला वक्त बेहद बेहद चुनौतीपूर्ण है। शुक्रिया।